हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अपना नीट का कोर्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें 11th बायो में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके बारे में हम लोग एक दो लेक्चर डिस्कस कर चुके थे। तो हेडिंग डालिए चैप्टर का। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम लोग एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज क्या होता है, किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कौन सी गैसेस हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें ऑक्सीजन को जब मैं सराउंडिंग से इनहेल करके टिल एल्वियोलाई ऑफ लंग्स तक पहुंचा रही हूँ, मतलब सिर्फ मैं ले रही हूँ, अभी मैं ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर रही हूँ, उसे कहेंगे इनहेलेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन को एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में लिया, वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में चला गया, ब्लड उसको सर्कुलेट करके बॉडी के हर सेल और टिश्यू तक पहुंचाएगा और सेल के अंदर उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। तो जब मैं ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करूंगी तो मैं उसे रेस्पिरेशन कहूंगी। किस तरीके से ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी था। ये देख चुके थे कि जो भी फूड में इनटेक कर रही हूँ उससे मैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड में आ जाता है। मतलब जब हम लोग आगे चैप्टर्स में ब्लड के बारे में बात करेंगे तो एक चीज़ तो यहीं से रिलेट हो गई है कि अच्छा, टिश्यू में देख लिया था, blood is a liquid connective tissue. Blood is a liquid connective tissue and it is meant for circulating good as well as bad things. Good things में क्या हो जाएगा? Absorbed food and these respiratory gases. Useful food को सेल के अंदर पहुंचाओ, यूजफुल रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन को सेल के अंदर पहुंचाओ, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करो, जो फूड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सेल के पास पहुंचा है उससे मुझे एनर्जी को फैच करना है, एनर्जी को डिराइव करना है, तभी तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगी, तभी तो मेरी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी ऑन होंगे। तो जब आपका सेल है उसमें फूड है, फूड का ऑक्सीडेशन करवाओ। अब फूड को ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फूड टूट गया, एनर्जी रिलीज हुई एटीपी की फॉर्म में, H2O रिलीज हुई और CO2 रिलीज हुई। CO2 इज अ हार्मफुल गैस विच इज नॉट टॉलरेटेड बाय माई बॉडी, सो इट शुड गेट रिड ऑफ फ्रॉम माई बॉडी। तो ब्लड इज रेस्पिरेटरी गैस को लेके आएगा। जिस पाथवे से ऑक्सीजन गया है उसके अपोजिट पाथवे से CO2 आएगा। CO2 आया एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में और एक्सेल करके सराउंडिंग्स में बाहर निकल गया। तो ब्रीदिंग, इनहेलेशन, रेस्पिरेशन, देन एक्सेलेशन, सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। ये सब देखा था। और क्या क्या देखा था? पिछले दो लेक्चर्स का रिविजन करें ना आगे बढ़ने से पहले, जिससे कि भूले नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। जो रेस्पिरेशन प्रॉपर भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा में होगा वो एरोबिक हो जाएगा। मैक्सिमम जो प्लांट्स और एनिमल्स है हमारे, उसमें हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन से करते हैं। एनारोबिक मीन्स रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन या तो बिल्कुल एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो उसका अमाउंट उतना अबंडेंट नहीं है जितना एरोबिक में है। तो फूड का ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं होगा, पूरा नहीं होगा और रिजल्ट कुछ अलग आ सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज हैं, फंजाइज हैं, इवन कुछ कुछ एक्सेप्शंस मिले कि हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स, कुछ वर्म्स हो गया, पैरासाइटिक वर्म, टिनिया, एस्कैरस, फेसिकोला, उनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। पर्टिकुलरली उस एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहा। फर्मेंटेशन के टाइप्स देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल प्रोडक्ट बन रहा है। देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बन रहा है। सेल्यूलोज फर्मेंटेशन, सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया एंड सम काइंड ऑफ प्रोटोजोअन्स इनसाइड द rumen and reticulum part of stomach of ruminant animals, grazing animals, cows and buffaloes.
ये सारा। फिर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस देखे। तो देखो रिवीजन भी हो गया। अब आगे क्या देखना है, लास्ट क्लास में रेस्पिरेटरी सरफेस देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे। देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो पहले वाले मैंने आपको ऑर्गन्स बताया जो इवोल्यूशन के साथ डेवलप्ड होते गए हैं, तो जो लास्ट में मैंने आपको लिखाया था, पल्मोनरी रेस्पिरेशन विच इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ ऑर्गन कॉल्ड लंग्स। अगर आप स्टार्टिंग से चलो तो कौन सा था हम लोग अब इसी को डिस्कस करते हुए चलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सरफेस की सबको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पता है। अगर मैं पूछूं तो अगर एक बेहतरीन रेस्पिरेशन कराना है, प्रॉपर इजी एंड इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैस कराना है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस की ऐसी कौन सी 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहले वो थिन होना चाहिए, दूसरा मॉइस्ट होना चाहिए, तीसरा हाईली वैस्कुलर होना चाहिए, चौथा if it is blessed with respiratory pigment then the exchange will be more effective, and fifth high respiratory surface होना चाहिए। ठीक है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जब हम लोग स्किन के बारे में बात करते हैं तो स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये लिख रखा है। फिर स्किन के बाद आप थोड़ा और आओ, किसके थ्रू होगा, स्किन के बाद किसके थ्रू हो रहा था, लॉन्ग काइटिनस ट्यूब लाइक ट्रैकिया, ट्रैकियल रेस्पिरेशन और ट्रैकियरी रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो। फिर गिल्स, मेनली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है, प्रॉन्स हो गए, फिशेस हो गए। गिल्स, ब्रैंकियल आई मीन टू से ब्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, और ब्रैकियल और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। चौथा लंग्स, ठीक है। तो स्किन के बाद आपका आया, अगर इवोल्यूशन के साथ देखें तो स्किन के बाद हम लोगों ने ट्रैकिया देखा। ट्रैकिया हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखेंगे, हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ट्रैकिया है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। उसके बाद गिल्स, देन लंग्स। जब मैं लंग्स को एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिक्लेयर करती हूं तो जो रेस्पिरेशन होगा उस रेस्पिरेशन का नाम होगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन ट्रैकियरी और ट्रैकियल रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर आप चारों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को कंपेयर करो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लंग्स डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट डेवलप्ड एडवांस्ड and evoluted form of respiratory organ. ठीक है, अब देखो लंग्स को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड क्यों कहा गया। आप बोलोगे मैम स्किन भी तो सारे रेस्पिरेटरी सरफेस को फुलफिल कर रहा है, या और भी तो जो ऑर्गन्स हैं वो रेस्पिरेटरी सरफेस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लंग्स को सबसे अच्छा और बेहतरीन क्यों कहा गया। देखो अगर आप लंग्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें और हम लंग्स का कंपैरिजन स्किन के साथ करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो लंग्स हैविंग रेस्पिरेटरी सरफेस ऑब्वियसली अब
हमारी, जैसे हम अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, जो कि बस इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हमारे पास क्या पेयर ऑफ लंग्स हैं, ऐसे लंबे लॉन्ग इलोंगेटेड बैक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करवा रहे हैं, मतलब लंग्स आर नॉट प्योरली डिक्लेयर्ड एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। लंग्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, उसका नाम है एल्वियोलाई। बहुत सारे एल्वियोलाई, एक एल्वियोलस हैविंग रेस्पिरेटरी सरफेस। लंग्स के अंदर क्या है? एल्वियोलस, जिसका प्लूरल क्या होगा? एल्वियोलाई। जिसका प्लूरल क्या होगा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई actually involved in alveoli actually involved in exchange of gases। मतलब एल्वियोलाई का जो सरफेस है वो एक्चुअली रेस्पिरेटरी सरफेस होगा। अब उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है देखो। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ respiratory surface of alveoli of lungs। पहला क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ। अच्छा, अगर एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग alveoli of lungs का, तो इस तरीके से बनाएंगे। एक एल्वियोलस को बताऊं तो टाइनी स्मॉल बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ मुझे, आप लोग ही बताओ। इट इज थिन, शुड बी थिन। इज इट क्लियर? शुड बी थिन। अच्छा, पहले काम करते हैं हम लोग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को लिखते चलते हैं, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा स्किन से कंपेयर करते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों एवोल्यूशन वाइज लंग्स को ज़्यादा डेवलप्ड और एवोल्यूटेड, या आप कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन कह रही हूँ। जबकि अगर स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, जो कि आपके अर्थवॉर्म या फ्रॉग्स के अंदर है, ट्रैकिया इंसेक्ट्स के अंदर है, गिल्स फिशेज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके रेस्पिरेटरी सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट होकर कर रहा है वो क्या है? लंग्स। ठीक है, चलिए। शुड बी थिन। अब अगर ये एल्वियोलस है, ये एक एल्वियोलस है, तो इसके पास सेल्स भी होंगे। सेल्स होंगे तो इसकी आउटर कवरिंग भी होगी, एपिथेलियल भी होगा। तो ये थिन क्यों है? बिकॉज इट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। रिकॉल करो क्या डायग्राम बनेगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल सेल्स का बना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सीटेड होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं, नेग्लिजिबल वैस्कुलर होता है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है जो थोड़ा बहुत उसको वैस्कुलरिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो डेड नहीं हो, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू को सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर झेलना पड़ता है, प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, तो एक तो सिंपल मतलब सिंगल लेयर है, और स्क्वामस मतलब पतली चपटी टाइल लाइक लेयर है।
इज इट क्लियर? पहला हो गया शुड बी थिन। सेकंड क्या होगा स्टूडेंट्स? सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है थिन के बाद, बताओ मुझे। शुड बी मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब कोटेड बाय म्यूकोजा। क्यों मैं म्यूकोजा डालना चाहती हूं? क्यों म्यूकोजा डालना चाहती हूं मैं? जिससे कि म्यूकस का सिक्रीशन हो। मतलब जो आपका म्यूकोजा डालना मतलब म्यूकोजा की लाइन डालना, मेम्ब्रेन डालना, जिससे कि म्यूकोजा का सिक्रीशन हो, वहां पर लुब्रिकेशन क्रिएट हो, मॉइस्टनेस क्रिएट हो और गैसेस क्या है बड़ी इजीली डिसॉल्व होकर एक्सचेंज को करवा लें। तीसरा, हाईली वेस्क्यूलर होना चाहिए, abundantly supplied with blood vessels। अगर मैं मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करूंगी जो आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड है। मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड क्या होगा? फ्लो होगा और उस ब्लड ट्यूब, उस ट्यूब की वॉल से ही ब्लड जो भी चीजों का एक्सचेंज है वो एडजेसेंट ऑर्गन के साथ करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूं यहां पर। जैसे ये आपकी आर्टरी आ रही है, आर्टरी जनरली क्या लेके आएगी? अगर एक एक्सेप्शन को हटा दे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड जिसके अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, अच्छा वाला ब्लड। अभी ऑक्सीजन किसको देना है? इस ऑर्गन को देना है, सेल को देना है। ठीक है, या यहाँ तो चलो एक्सचेंज हो रहा है, पर बाकी जो सेल्स को मिलेगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, फूड में जो एनर्जी है उसका डेरिवेशन होगा। फिर क्या होता है कि ये जो आर्टरी है ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब लाइक कैपिलरीज में टूट जाती है और कैपिलरीज इन टर्न वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये ब्लड लेके आ रही है, आर्टरी कैपिलरीज एंड वेन्स। इज इट क्लियर? अब इस कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा? एक्सचेंज होगा। इज इट क्लियर? ये वेन अच्छा वाला ऑक्सीजन एल्वियोलाई को दे दिया, CO2 जो आया है वो वापस से कैपिलरीज को मिल गया। अब ब्लड में वापस से क्या है? CO2 है, CO2 वाला ब्लड वेन को मिल जाएगा। तो वेन विथ वन एक्सेप्शन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर जरूरी था कॉन्सेप्ट है ना, इससे मैंने बताया है, आगे वाले चैप्टर में देख लेंगे।